हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 6 चैप्टर के बाद 7 चैप्टर है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो ये मैथमेटिकल का चैप्टर है आपका, जिसमें छोटे सी सोल्व आउट क्वेश्चन रहेंगे आपके। मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना बिल्कुल इजी हैं। लेसन के अंदर एग्जाम्पल भी हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरेटिकल में भी हम आपको करवाएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अर्थ और परिभाषा की अगर बात करें स्टैटिक्स की, ये स्टैटिक्स का चैप्टर है आपका। तो पहली बार सांख्यिकी शब्द को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने का श्रेय जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनरोलर को जाता है। उन्होंने 1749 में सांख्यिकी को एक अलग विषय के रूप में सम्मानजनक दर्जा दिलाया था कि भी ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और परिभाषा के रूप में स्थापित किया कि भी संख्यात्मक विवरणों का सुव्यवस्थित विवेचन ही सांख्यिकी है। यानी जितना हम डाटा इकट्ठा करते हैं, पिछले लेसन में हमने बताया कि भी हम किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो जीएस के माध्यम से है या किसी और माध्यम से है। तो उन आंकड़ों को, उन संख्यात्मक आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से संश्लेषित करना और विश्लेषण निकालना ही हमारे लिए सांख्यिकी होगा। समय के साथ सांख्यिकी के विषय के रूप में परिभाषित हो गया। दो परिभाषाएं, दो अर्थ बताए। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़े के रूप में रखा, एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान के रूप में इसको रखा गया। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़े की परिभाषा अगर बताएं तो बहुवचन में सांख्यिकी शब्द का तात्पर्य एक से अधिक अर्थपूर्ण आंकड़ों से है, और ऐसे आंकड़े जिनका अर्थ निकलता तो है, जो किन्हीं तथ्यों को किसी संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। सामान्य तौर पर अंकों को सांख्यिकी आंकड़े समझा जाता है, जो गलत है और भ्रामक भी है। उदाहरणतः 60, 65, 10, 20 तो संख्याएं तो हैं, किंतु सांख्यिकी आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप में कोई सूचना नहीं देते, ना ही किसी विषय के बारे में प्रकाश डालते। यानी वही आंकड़े होंगे सांख्यिकी, जो किसी न किसी रूप में हमें सूचना प्रदान करते हैं, किसी स्थान की, समय की या वस्तु और व्यक्ति से जुड़ी हुई, तो वो सांख्यिकी आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हरियाणा में 2014-15 में गेहूं का जिलेवार उत्पादन क्या है, तो इसमें हमें हरियाणा में गेहूं का जिलेवार उत्पादन बताया गया है। स्थान, समय और वस्तु की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो ध्यान से देखिए कि उपयुक्त उदाहरण जो हैं बोलते हैं किस पक्ष में, किस लिए, किसी लक्षण के बारे में मात्रात्मक सूचनाएं हमें देते हैं। तो यही जो है कि भी सांख्यिकी आंकड़ों की कुछ विशेषताएं, जिन्हें हेरोडोटस ने अपने विश्व प्रसिद्ध परिभाषा में भी व्यक्त किया है, तो उनके अनुसार अलग थे सभी आंकड़ों का संदर्भ। इसके बाद आती है एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। वो बहुवचन के रूप में थी आपके लिए। एक वचन के रूप में सांख्यिकी उन विधियों का वर्णन है जिन्हें वैज्ञानिक और प्रयोगाश्रित अध्ययनों में अपनाया जाता है। कि भी एक वचन में वही सांख्यिकी आंकड़े और विधियाँ आती हैं जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उसको अपनी जो रिसर्च हैं उनमें प्रयोग करते हैं, और कभी कभी आंकड़ों को संश्लेषित किया जाता है, संकलित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उनके संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के लिए इन विधियों की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से आंकड़ों का ग्रुप तैयार करना है, विश्लेषण करना है। और सांख्यिकी विज्ञान इसी रूप का विधियों के पुलिंदे के रूप में ले जाता है कि एक समूह के रूप में जो मेथड्स हैं एक ग्रुप में के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा को ध्यान से समझें तो सेलिगनमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए के उद्देश्य से एकत्रित किए गए आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन भी करता है कि भी किस तरीके से हम इन आंकड़ों के माध्यम से
आंकड़ों का इकट्ठा करना, वर्गीकरण करना, प्रदर्शन करना या किसी न किसी चीज़ की तुलना करने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। तो क्यों इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है स्टैटिक्स की और सांख्यिकी आंकड़ों की? तो 19वीं शताब्दी में भूगोल एक विषय के रूप में वर्णनात्मक विषय में से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों की जनसंख्या का आकार छोटा था, प्रौद्योगिकी विकसित नहीं थी, विकास नहीं था किसी प्रकार का, तो मात्रात्मक विधियों का महत्व उसी के अनुरूप बिल्कुल ना के बराबर था। तो आज का युग की बात करें, साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और अंत क्रिया तेज गति से हो रही है किसी न किसी चीज़ में। तो इस तरीके से हम मात्रा में प्रकृति का दोहन भी की स्थिति में है और जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाओं की विविधता का स्तर ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में भूगोलवेत्ता कोई अन्य समाज विज्ञानी जो समय को स्थानों मानवीय क्रियाओं के वर्णन तक ही सीमित नहीं रख सकता, बल्कि आर्थिक और मानवीय तत्वों में भी तेजी से बदलते हुए अंतर संबंधों का विश्लेषण करना चाहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी सांख्यिकी जो है, स्टैटिक्स जो है, किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सांख्यिकी आंकड़ों का संबंध जो है सांख्यिकी विधियों के साथ सबसे गहरा है, क्योंकि स्टैटिक्स की जो मेथड हैं वो आंकड़ों से ही पूरे किए जाते हैं। उन मेथड में आंकड़ों का ही हम प्रयोग करते हैं। तो आंकड़ों के प्राप्त करने के स्रोत जो हैं, वर्गीकरण अगर करें तो दो प्रकार के बताए। कौन से? एक तो प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी आंकड़े, जिसे गौण आंकड़े भी हम कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? शोधकर्ता मौखिक रूप से इकट्ठे किए गए हों, यानी यदि कि हम किसी कारखाने में किसी मजदूर में बस्ती में जाकर एक एक मजदूर से पूछें उसकी शिक्षा, स्थान, जन्म आदि के बारे में, तो वो हमारे लिए क्या हैं? प्राथमिक आंकड़े। तो यही सूचनाएं हम कारखाने के रजिस्टर से उतार लेते हैं, किसी मजदूर के पास नहीं जाएं पूछने के लिए, उनके रजिस्टर में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उस रजिस्टर से अगर हम डाटा को कलेक्ट कर ले आएँ, किसी मजदूर से ना मिले, तो वो आंकड़े हमारे लिए क्या हैं? सेकेंडरी आंकड़े हो जाएंगे। यानी हर पर्सन के पास जाके उनका डिटेल इकट्ठी की जाए तो प्राइमरी आंकड़े, या किसी रजिस्टर से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए तो सेकेंड। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी या गौण आंकड़े। यदि कोई, पहले ही बताया कि भाई यदि कोई शोधकर्ता उन आंकड़ों का प्रयोग करता है जो पहले से अन्य व्यक्ति और संस्थाओं के पास हैं, तो उनका जो प्रयोग है सेकेंडरी आंकड़ों के रूप में कहलाता है। यानी उन कोई संस्था उन आंकड़ों का पहले से प्रयोग कर रही है और उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग हम भी करना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा? हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। इस तरीके से बाउले ने परिभाषित किया कि बाउले के अनुसार संभग संकलन में सामान्य विवेक की प्रमुख जो जरूरत होती है और इस प्रक्रिया में अनुभव प्रमुख शिक्षक होता है, तो उन्हीं आंकड़ों का हम क्या करते हैं? प्रयोग भी करते हैं। उसके बाद ये जो है अंतर दिए गए हैं, इन अंतरों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भाई किस तरीके से जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए हम प्राइमरी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं और द्वितीयक आंकड़े उपयोगी भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं वो सही हो। तो इस तरीके से हम प्राइमरी आंकड़ों पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं परिकलन, आंकड़ों का कैलकुलेशन। तो परिकलन के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक व्युत्पन्न आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े निरपेक्ष संख्याओं में और विशाल मात्रा में होते हैं, और उदाहरण यदि हम भारतीय मौसम विभाग का लें तो 1930 से 2014 तक के वर्षों का दैनिक उच्चतम और न्यूनतम तापमान अगर आंकड़ों के रूप में इकट्ठा करें तो हम ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी आंकड़े। इस तरीके से जो हमारे दूसरे जो आंकड़े का स्रोत था, कौन सा? व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न भी इसी तरीके का, हम इन आंकड़ों का परिकलन करके इनकी औसत और प्रतिशत अनुपात भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम उन आंकड़ों को विभिन्न
प्रकार की श्रेणियों और विधियों के माध्यम से उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 12 महीने में बांटकर प्रत्येक महीने का मध्यमान निकाल कर हम तापमान के बारे में जानकारी तो निकाल सकते हैं। और अतः 730 आंकड़ों की अपेक्षा 365 आंकड़ों द्वारा हम आंकड़ों के स्थान पर 12 आंकड़ों को निश्चित कर लेते हैं कि भी महीने वाइज एवरेज जो टेम्परेचर निकला है उसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से 12 आंकड़ों द्वारा निश्चित ही बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। परिकलन के उपरांत प्राप्त ऐसे आंकड़ों को व्युत्पन्न आंकड़े कहा जाता है। यानी प्रतिदिन के आंकड़ों के मुकाबले हम महीने के एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं, और हर महीने का एवरेज टेम्परेचर अगर निकाला जाए तो साल में सिर्फ 12 एवरेज टेम्परेचर के आंकड़े हमें मिल जाएंगे। हर दिन के आंकड़े मुकाबले उन एवरेज टेम्परेचर के आंकड़ों का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्थान के आधार पर स्टैटिक्स जो डाटा है उसके प्रकार कितने हैं। उसके 2 प्रकार हैं, एक तो स्थान संबंधी आंकड़े तथा क्षेत्र संबंधी आंकड़े। स्थान संबंधी आंकड़ों में क्या है कि जिन आंकड़ों का संबंध किसी खास स्थान या बिंदु से हो उसे स्थान संबंधी आंकड़े कहते हैं। जैसे धरातल या जलवायु के विभिन्न तत्वों जैसे तापमान है, आर्द्रता है, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो किसी न किसी धरातलीय संबंधी आंकड़े समुद्र तटीय आंकड़े हैं या दूसरे आंकड़े हैं, दिल्ली का तापमान है, मुंबई की वर्षा है, कन्याकुमारी की आर्द्रता है, तो इस संबंधी स्थान विशेष के आंकड़े हम इकट्ठे कर सकते हैं। उसके बाद क्षेत्र संबंधी आंकड़े की अगर बात करें तो ऐसे आंकड़ों का संबंध किसी स्थान या बिंदु से न होकर विस्तृत क्षेत्र से होता है। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं, हरियाणा के हैं, गेहूँ के आंकड़े हैं या गन्ने के आंकड़े हैं, किसी प्रकार के आंकड़े यानी किसी बड़े क्षेत्र के बारे में सूचना दें। तो विषय वस्तु के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण अगर करें तो भूगोल में अनेक विषय से संबंधित आंकड़े संकलन किए जाते हैं, जिसमें प्राथमिक हैं, सेकेंडरी हैं। तो इस तरीके से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो जलवायु संबंधी आंकड़े कि भी किस दिशा में किस तरीके से वायु की दिशा है, वर्षा है या तापमान कैसा है, तो वो जलवायु संबंधी आंकड़े होंगे। आर्थिक आंकड़े कृषि उद्योग और परिवहन व्यापार में किस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, नए औद्योगिक आंकड़े तैयार हो रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो उन संबंधी जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकते हैं। जनसंख्या संबंधी आंकड़े कि भी कहाँ पर कितना जनसंख्या का प्रवास है, लिंग अनुपात है, जन्म मृत्यु दर है, साक्षरता है या माइग्रेशन संबंधित जो आंकड़े हैं वो हो सकते हैं जनसंख्या संबंधी आंकड़े। तो इस तरीके से आंकड़ों का सारणीयन और व्यवस्थीकरण भी किया जाना जरूरी है, चाहे वो प्राइमरी आंकड़े हों या गौण आंकड़े हों। तो हर प्रकार के आंकड़ों का व्यवस्थीकरण यानी सिस्टमेटिक रूप से उनका प्रयोग किया जाए तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, सारणीयन कहते हैं। एक सारणी के रूप में सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना ही सारणीयन कहलाता है। तो सारणीयन के आधार पर आंकड़े स्थान, समय और दिशा के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। 4 प्रकार की सांख्यिकी श्रृंखलाएं होती है। एक तो काल श्रृंखला, टाइम के अनुसार भी कितने वर्ष, किस वर्ष की कितनी जनसंख्या है, कितना परिवर्तन आया है। स्थान या भौतिक श्रृंखला के आधार पर कि भी क्षेत्र वर्णनीय वर्गीकरण भी कैसा है, किन क्षेत्र पर किस प्रकार की जनसंख्या है, देश प्रदेश नगर गांव में। तो उस तरीके से हम आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी। उसके बाद दशा श्रृंखला के आधार पर विषय गुणवत्ता श्रृंखला भी कहते हैं, जिसमें आंकड़ों को किसी विशेष दशा या गुण के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी कोई न कोई विशेष विशेषता होगी या उसमें कोई गुण होगा। तो उस तरीके से उन आंकड़ों का हम प्रयोग अलग से करते हैं। उसके बाद संख्यात्मक श्रृंखला है कि भी आंकड़ों की उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया करने की जो प्रक्रिया है उसको संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इन्हें मापा या गिना जा सकता है, जैसे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, आय, व्यापार, भार इत्यादि। यानी उनकी खास विशेषता है, यानी चौड़ाई की एक विशेषता है, लंबाई की एक विशेषता है किसी न किसी चीज़ की, तो उनके आधार पर उनका वर्गीकरण हम अलग अलग उसको पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये सारा आंकड़ों को हम अलग अलग मात्रा में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, संख्यात्मक वर्गीकरण की हम बात करें, तो जब से अनुसंधानकर्ताओं ने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू किए हैं
तो इसमें एकदम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि भी आंकड़े इकट्ठे कर लिए। उन्हें आंकड़े इकट्ठे करने के बाद हम उसमें कोई ना कोई निर्णय नहीं ले सकते सीधे, क्योंकि उसके बाद हमें उन आंकड़ों का वर्गीकरण करना होगा, संस्था के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, मजदूर, खेत खलिहान के बारे में। तो जब तक उनका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक वे आंकड़े हमारे लिए महत्व नहीं रखते। तो अनुसंधानकर्ता इन कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सांख्यिकीय श्रृंखलाओं का प्रयोग करता है। यानी जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कक्षा BA की फाइनल कक्षा में छात्रों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, टोटल कितने छात्र हैं, ये सारे के सारे हमारे टोटल छात्र हैं। तो हर छात्र की 100 ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है। किसी की 161 सेंटीमीटर है, किसी की 158 है, किसी की 150 है, 145 है। तो इस तरीके से हम इन आंकड़ों को श्रेणीकृत कर लेते हैं। उसके बाद आती है कि भी वर्गीकरण और श्रेणीकरण का अंतर आप यहाँ से तैयार करेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत श्रृंखला, कि भी व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रत्येक इकाई या मद में अलग अलग प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भी कितनी हमारे लिए जो आंकड़ों की इम्पोर्टेंस है वो रहती है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में किसी व्यक्ति विशेष या मद को अलग माप में रखना होता है। जैसे BA फाइनल के 50-40 छात्रों की ऊंचाई हमने आरोही या अवरोही क्रम में रखी, तो इसे क्या कहेंगे, हम व्यक्तिगत श्रृंखला कहेंगे, चाहे बढ़ते क्रम में रखें या घटते क्रम में प्रस्तुत करें। उसके बाद आते हुए आंकड़ों का वितरण या क्रमानुसार इसको किस तरीके से लगाएं। भी क्रम का अनुसार वही है कि भी चाहे हम घटते क्रम में लगाएं या बढ़ते क्रम में, तो एक किसी न किसी क्रम में हम उसको लगाना होगा। उसके बाद आंकड़ों का सरलीकरण की अगर हम बात करें, सरल विन्यास तैयार करें, तो कैसे करेंगे। जब प्राथमिक आंकड़े हमारे पास हैं तो सरल आरोही अथवा अवरोही क्रम में बिना क्रमांक के प्रस्तुत किया जाता है। यह आंकड़ों का सरल विन्यास कहलाता है कि बिना सीरियल नंबर लगाए कम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में उसको हम लगा लगते हैं, तो यह सरल विन्यास कहलाता है। उसके बाद आता है आवर्ती का वितरण श्रृंखला, की भी ऐसी श्रेणी जिसमें आंकड़ों और मदों की पुनरावृत्ति होती हो, आवर्ती वितरण श्रेणी कहलाती है। तो इस तरीके से हम आवर्ती का बंटन कर लेते हैं बारंबारता के माध्यम से। उसके बाद आती है हमारी कि भी आवर्ती या बारंबारता, कि भी किन्हीं आंकड़ों या समूह में एक मद विशेष में कितनी बार आता है, उस श्रृंखला को कितनी बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस मद की आवृत्ति हमें क्या कहलाएगी, बारंबारता। कि भी कोई आंकड़ा है यानी 135 सेंटीमीटर है, तो वो 135 सेंटीमीटर कितनी बार आया है, 5 बार, 7 बार, 10 बार। तो उस तरीके से वो उसकी 4 बार आया तो 4 बारंबारता, 5 बार आया तो 5 बारंबारता इसकी हो जाती है। उसके बाद आवर्ती वितरण की अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक इकाई या यूनिट में या वर्ग में यानी क्लास में आने वाले मदों की गणना उनकी आवृत्तियों के आधार पर की जाती है। और मिलान रेखाएं, आवर्ती श्रृंखला की रचना करते समय प्रत्येक इकाई में वर्ग में पड़ने वाली मद को एक छोटी सी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है, कि भी उसमें पांचवी रेखा समूह का मिलान, चारों रेखाओं समूह का मिलान किस तरीके से आपस में काटती हैं, तो वो रेखाएं खींची जाती हैं। आवर्ती वितरण के आधार पर श्रृंखलाओं के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो एक खंडित श्रृंखला होती है। कैसे, कि भी एक खंडित श्रृंखला बनाते समय एक मद का मूल्य केवल एक ही बार लिखा जाता है और इसे प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है कि भी उसका जो मापक है वो कितना है। तो खंडित श्रेणी में वर्ग सीमाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, तो एक बार एक चीज़ का प्रयोग ही किया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल काफ़ी सारे दे रखे हैं भी किस तरीके से आपने खंडित रेखाओं के माध्यम से, जैसे ये रेखाएं दे रखी हैं मिलान रेखाएं, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अखंडित श्रृंखला होती है यदि आंकड़े बहुत अधिक हों और उनकी बारंबारता कम हो, तो आंकड़ों का संक्षिप्त करने के लिए खंडित श्रेणी का प्रयोग के बजाय अखंडित या सतत श्रेणी बनाना ही बेहतर होगा। तो अखंडित श्रेणी में ऐसी श्रेणियां होती हैं जिसमें मदों का विभिन्न वर्गों में, मद यानी डाटा, आंकड़ों का विभिन्न वर्गों में डाला जाता है प्रयोग के लिए, और जहां एक वर्ग खत्म होता है तो उसके नीचे दूसरा वर्ग
शुरू हो जाता है, यानी सारे के सारे स्टाफ वाइज शुरू हो जाते हैं। यानी हमने फर्स्ट ईयर से शुरू किए, फिर सेकंड और फिर फाइनल। तो इस तरीके से हम उसको वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं, वर्ग सीमाएं बना लेते हैं या वर्ग आवर्ती तैयार कर लेते हैं कि भी ऊपरी सीमा और निचली सीमा में कौन कौन सी किस प्रकार के डाटा हमने कलेक्ट किया है। उसके बाद वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल की अगर हम बात करें तो किसी वर्ग की ऊपरी या निचली सीमा में जो अंतराल आता है या वर्गांतर विस्तार होता है तो उसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में 119 से 129 वाले वर्गांतर का कितना अंतर होगा, 10। यानी 129 से 119 माइनस करके 10 का इनमें अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से हम वर्ग विस्तार वर्ग की ऊपरी सीमा और वर्ग की निचली सीमा के अनुसार हम रख सकते हैं। उसके बाद आता हमारा मध्य बिंदु। तो इस तरीके से हमें मीडियन निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस लेसन को रिवाइज करेंगे, मीडियन निकालने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।